हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू तक। सो द क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज yielded the result that the angular momentum of an electron in its orbital motion about the center of an atom is quantized both in magnitude and direction with relation। तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया था, राइट, कि जो L होता है वो भी क्वांटाइज होता है और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो भी क्वांटाइज होता है। यहाँ पर जो इंटीजर होता है वो हमें ml मिलता है और यहाँ पर जो हमें इंटीजर होता है वो LL+1 मिलता है, तो इसलिए ये क्वांटाइज हो जाता है। नाउ L स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मतलब L स्क्वायर तो जो है वो सिंपली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या है, स्क्वायर है। एंड Lz इज द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द z एक्सिस, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में मानी है, z एक्सिस में। स्मॉल l एंड ml आर क्वांटम नंबर्स विच रेस्ट्रिक्ट L स्क्वायर एंड Lz टू सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। L और ml जो है वो केवल इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, इसलिए वो कैपिटल L स्क्वायर और Lz की जो वैल्यूज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नाउ to prove the above relation for a one electron atom, we must show that the wave function of the atom are eigenfunction of angular momentum operators L square operator and Lz operator with eigenvalue this and this। ये कहना चाहता है कि टू प्रूव, अब वन इलेक्ट्रॉन एटम की हम बात करेंगे तो वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हमने पहले ही बोल दिया था कि वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और हम ये प्रूव करेंगे कि वो ऑपरेटर के बारे में आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। ऑपरेटर क्या होते हैं, तो और आइगन इक्वेशन भी आपको पता है, मतलब कोई भी ऑपरेटर होगा अगर वो किसी वेव फंक्शन पे या किसी भी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो आपको कुछ कांस्टेंट टर्म मिलके वापस अगर वही फंक्शन मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो हम ये अभी प्रूव करेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक वेव फंक्शन लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम ऑपरेटर जो है वो एल स्क्वायर लेते हैं या एलजेड लेते हैं तो दोनों ही ऑपरेटर जो है उनके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन फंक्शन मिल जाएंगे और उनकी जो आइगन वैल्यूज हमें मिलेगी वो ये वाली होगी एल स्क्वायर के लिए और ये वाली होगी एलजेड के लिए, दैट वी आर गोइंग टू शो। नाउ हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और अगर हम इनके कंपोनेंट लेते हैं तो अपन को कंपोनेंट कैसे निकालना है, आर क्रॉस पी करना है, तो आर क्रॉस पी में आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आर वेक्टर है तो आर के तीन कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई जी, एंड पी के कौन से हो जाएंगे हमारे पास, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये हमारे पास क्या मिलेगा, एल एल वैल्यू मिलेगी, एल वेक्टर होगा। तो यहाँ पर जो आई कंपोनेंट है जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्रॉस हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, वाई पी जेड माइनस और ये इधर हो जाएगा जेड पी वाई। तो ये हमारे पास आई केप का कंपोनेंट है और आई केप का कंपोनेंट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एलएक्स का। तो एज यू कैन सी एलएक्स आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप जे कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट एल वाई एंड सिमिलरली यू विल गेट एल जेड। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आर के कंपोनेंट कौन से हैं, एक्स वाई जी, और पी एक्स पी वाई किसके कंपोनेंट है, पी वेक्टर के कंपोनेंट है। नाउ ऑपरेटर में हमने बीएससी पार्ट 3 के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है वो पी एक्स जो होता है वो पी एक्स हमारे पास कितना होता है, माइनस का आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ये मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, करेक्ट। एच क्रॉस क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन 2 पाई होता है। तो जो हमारे पास पी एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ये हो जाएगा, पी वाई के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हमारे पास ये हो जाएगा और पी जेड के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हमारे पास ये हो जाएगा। सो वी गेट द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच आर। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें एलएक्स क्या मिलेगा, देखो एलएक्स की जगह यहाँ पर हमें पी जेड रखना है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये जेड का कंपोनेंट आ जाएगा, और यहाँ पर हमें पी वाई रखना है तो पी वाई की जगह ये हमारा कंपोनेंट आ जाएगा। वाई है वो सिंपली वाई होता है, जेड जो होता है सिंपली जेड होता है, क्योंकि हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स में आर जो पोजीशन होता है रिप्रेजेंट करने वाला उसका ऑपरेटर भी सिंपली वो आर ही होता है। सो हमारे पास कॉमन लेंगे तो एलएक्स ऑपरेटर हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली आप एल वाई कैलकुलेट कर लेना और सिमिलरली आप एल जेड कैलकुलेट कर लेना, हमारे पास एल एक्स एल वाई एल जेड ऑपरेटर आ चुके हैं। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास है कार्टेशियन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास ये किसके फंक्शन में होंगे, एक्स वाई जेड के फंक्शन में होंगे। लेकिन अगर हमें यही ऑपरेटर फॉर्म स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चाहिए तो यही ऑपरेटर जो है वो हमारे पास किसके में आ जाएंगे, आर थीटा और फाई में। बट क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रेडियल फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर केवल एंगल आएंगे और एंगल कौन से होते हैं, थीटा एंड फाई। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एल एक्स और एल वाई और एल जेड जो है वो हमें क्या मिलेंगे, इक्वेशन 1 2 3 में जो गिवन है।
नाउ इक्वेशन 1, 2 और 3 इसका डेरिवेशन जो है कैसे आएगा, अगर अपन को यहाँ पे जो x मिला है x को अपन रिप्लेस करेंगे r साइन थीटा कॉस फाई से, y को रिप्लेस करेंगे r साइन थीटा साइन फाई से, और z को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से। तो हमारे पास मैंने बता रखा है आपको, एंड आई गेस इसका डेरिवेशन भी आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में मिल जाएगा, जो कि एमएससी की प्लेलिस्ट अपन ने अपलोड की है, उसमें लाग्रांजियन में शायद Lx Ly Lz जो है ये वाले इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट की हुई है। सो हमारे पास अभी के लिए याद रख लीजिए Lx इसका डेरिवेशन मिल जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना, किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक में लाग्रांजियन में आपको मिल जाएगा ऑपरेटर का कन्वर्जन। तो Lx हमारे पास ये आएगा, Ly हमारे पास ये आ जाएगा, और Lz हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, एक्स वाई जेड को रिप्लेस करना है इन टर्म से और सॉल्व करना है एल एक्स एल वाई एल जेड के लिए, तो आपके पास आ जाएगा। चलिए, हम जानते हैं कि जिस तरह से आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इसके तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होता है। उसी तरह से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। और अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो इन सब पे क्या लग जाएगा, ऑपरेटर लग जाएगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर वी विल गेट द अबव इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, नाउ we will substitute the value of Lx operator, Ly operator, Lz operator from equation 1, 2 and 3 जो हमने अभी लिखा है। तो Lx स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट करेंगे, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाएंगे ये सारे टर्म, जो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है। Lx ऑपरेटर की वैल्यू आपको मिली हुई है, आपको वैल्यू पुट करनी है, Ly की वैल्यू पुट करनी है, और Lz की वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाले टर्म। ठीक है, इतना बड़ा आएगा ये टर्म, इसीलिए मैं सॉल्व अभी इसको नहीं कर रही क्योंकि सिंपल सी मैथ्स है, आप कर सकते हैं, वैसे भी आप एमएससी में तो यू कैन डू इट। ठीक है, और ये इतना बड़ा क्यों जा रहा है हमारे पास में, क्योंकि ऊपर जो टर्म है वो दो दो टर्म है, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपको ए प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर भी ए है और बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर ए है तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको टर्म मिलेंगे, यहाँ पर आपको टर्म मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो इतने ज्यादा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से अपन को अब इतने सारे टर्म मिल रहे हैं। तो ये सारे टर्म जो है वो आप स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देना, आपको मिल जाएगा। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। ओके, सो हमें रीअरेंज करते वक्त अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेंगे, जो टर्म हमारे पास कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन लेंगे। ये कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना एक बार, देखो एक बता रही हूँ, ये वाला टर्म लीजिए, ओके, और यहाँ पर ये वाला टर्म लीजिए। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, डेल टू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, यानी ये टर्म कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों से मिला के आपको ये एक टर्म मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा और बता देती हूँ, डेल टू बाई डेल फाइव स्क्वायर लेना है, यानी कि ये वाला टर्म जो लेना है यहाँ पे हमारे पास में है, और एक हमारे पास में यहाँ पे है, करेक्ट। इन दोनों को कॉमन ले लोगे तो आपके पास में यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा भी है और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा भी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव है और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव है, तो वो मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एक तो वो आ जाएगा, और बाकी दूसरे टर्म को भी सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाले टर्म आ जाएंगे। इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा। डिफरेंशिएशन भी आपको साथ साथ में करना है, तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है जो कि आप यहाँ पे कर लेना। ओके, एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली याद भी रखते हो उसका रिजल्ट, तो याद रख लेना कि रिजल्ट आता है हमारे पास ये। अब हमारे पास यहाँ पर एल स्क्वायर का जो एक ऑपरेटर है वो हमें मिल चुका है। मैथमेटिक्स में नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम। अगर मैं दूसरे पेज पे ओपन करके डिफरेंशिएशन एक एक टर्म का करूंगी तो आप सिंपल इजी डिफरेंशिएशन है। अगर बीएससी क्लास भी होती तो मैं शायद डेरिवेशन कर देती, बट ये एमएससी क्लास है तो आई थिंक यू शुड हैव एटलीस्ट नॉलेज ऑफ द सिंपल डिफरेंशिएशन। ओके, एनीवेज हमारे पास ये तो कुछ नहीं है, ये तो फुटनोट्स है कि हमने ये जो एल ऑपरेटर है वो कैसे निकाला है। तो उसके बाद हमारे पास जो एल ऑपरेटर आया है वो आ जाएगा इस फॉर्म में, इक्वेशन नंबर फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 4 के फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता है कि जो हमारा वेव फंक्शन था वो क्या था, आर थीटा फाई था, करेक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एल स्क्वायर का आ चुका है और एल जेड का हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले एल जेड देखो किस में अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एल स्क्वायर आ चुका है हमारे पास में, करेक्ट। एलजेड ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि इक्वेशन 3 में हमें एलजेड की वैल्यू मिली हुई है। एलजेड की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का आई एच अपॉन 2 पाई एंड डेल बाय डेल फाई। ये हमें एलजेड ऑपरेटर की वैल्यू पर मिली है इक्वेशन नंबर उसमें 3 में, देख लेना है ना वीडियो बैक करके, या फिर आपको दिखाई देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है,
यही ऑपरेटर LZ है, इसको हम किस पे ऑपरेट करेंगे, साई पे ऑपरेट करेंगे। तो साई पे ऑपरेट हमने यहाँ पर किया है, तो ये साई पे ऑपरेट होके हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो LZ साई जो है हमें क्या मिलेगा, साई की वैल्यू, साई की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल R, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, तीनों रख देंगे। तो हमारे पास, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, केवल फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और फाई का फंक्शन क्या है, ओनली कैपिटल फाई है, इट मींस कैपिटल आर एंड कैपिटल थीटा विल बी कांस्टेंट, सो कैपिटल आर एंड कैपिटल थीटा विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड ओनली कैपिटल फाई विल बी देयर इनसाइड द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो केवल फाई जो है, कैपिटल फाई फंक्शन है, उसका स्मॉल फाई के रेस्पेक्ट में होगा, बिकॉज स्मॉल फाई जो है वो वेरिएबल है और कैपिटल फाई जो है वो फंक्शन है, तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और फाई जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला हुआ है, फाई की वैल्यू हमें मिली थी ये, जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो सॉल्व किया था, तो हमें ये वाली वैल्यू मिली थी फाई की। ठीक है, तो अगर यहाँ से फाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें डिफरेंशिएशन करके ये वाली चीज मिल जाएगी। और हमें अगर इसके अंदर a यानी कि इस a को हम हटा दिया जाए और एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को हटा दिया जाए, तो इन दोनों को मिला के ये क्या बन जाएगा, कैपिटल फाई बन जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, IML, सो IML मिल जाएगा और हमें फाई मिल जाएगा। ये वैल्यू वापस हम यहाँ ऊपर पुट कर देंगे, करेक्ट, ऊपर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑलरेडी वहां पर कितना है, माइनस का IH/2 तो था ही, साथ में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे R थीटा एज इट इज है, R थीटा एज इट इज रख दिया, और जो d फाई है उसकी जगह हमारे पास IML और फाई आपके पास आ चुका है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, और बिकॉज R थीटा फाई जो है वो क्या होता है आपके पास, साई होता है, तो इसकी जगह साई पुट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यूज मिल जाएगी। नाउ एज यू कैन सी कि अगर इसे ऑपरेटर A मानते हो और ये वेव फंक्शन है साई, तो ये जो है आपके पास आइगेन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वापस आपको फंक्शन मिला है साई, सो आइगेन वैल्यू हमें क्या मिली है, LZ, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रूव होता है। सिमिलरली अगर LZ अप्लाई करेंगे तो LZ जो एक्सप्रेशन है एल स्क्वायर का फॉर्म हमें ये मिला था, और ये अप्लाई किस पे होगा, R थीटा फाई पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, इसमें डिफरेंशिएशन केवल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे R भी कांस्टेंट आ जाएगा और फाई भी कांस्टेंट आ जाएगा, और अप्लाई किस पे हो जाएगा, केवल थीटा पे हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म के अंदर केवल फाई हमारे पास है, तो R भी बाहर आ जाएगा और थीटा भी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किस पे लग जाएगा, केवल फाई पे लग जाएगा। ठीक है, फाई वाली इक्वेशन हमें पता ही है कि ये होती है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्मॉल फाई के रेस्पेक्ट में कैपिटल फाई का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड टाइम ट्वाइस हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन से ये मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1 होती है, तो हमें ये मिल जाएगा। सो ये वाली वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ द फंक्शन थीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो थीटा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या मिली है यहाँ पर, ये इक्वेशन कैसे आई, प्रीवियस लेक्चर में इफ यू रिमेम्बर हमने साई को क्या माना था, R थीटा एंड फाई, करेक्ट, और हमने इसके लिए एक इक्वेशन निकाली थी, रेडियल इक्वेशन, और फिर बाद में हमने इसके लिए निकाला था कैपिटल वाई को भी बाद में हमने 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था, एक लेफ्ट हैंड साइड केवल थीटा का फंक्शन था और राइट हैंड साइड केवल फाई का फंक्शन था, फिर हमने दोनों को क्या माना था, एक कांस्टेंट के इक्वल में माना था। तो वहां पे जो थीटा वाली इक्वेशन है उसको आप प्रीवियस वीडियो में देखना, जो थीटा वाली इक्वेशन है उसको अगर आप वापस लिखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ये थीटा वाली इक्वेशन थी जिसको सोल्व करने से हमें थीटा मिलता, उसी तरह से फाई को सोल्व करने से हमें फाई मिल गया और हमें एक रेडियल इक्वेशन मिली थी। मतलब कुल मिला के हमारे पास साई जो था वो श्रोडिंगर इक्वेशन जब हमने सोल्व की थी, तो साई एक इक्वेशन थी, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में याद करना, जब मैंने ये बोला हो कि एक श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने 3 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल सेपरेटेड इंडिपेंडेंट एक एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। जैसे रेडियल फंक्शन जो है, रेडियल इक्वेशन जो है वो सिर्फ स्मॉल r का फंक्शन थी, वो वाली इक्वेशन, और कैपिटल थीटा का भी हमें एक इक्वेशन मिली थी जो ये वाली इक्वेशन थी, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको क्रॉस चेक कर लेना। ओके, सो हमारे पास जो थीटा है वो इसका सोल्यूशन होगा, करेक्ट। नाउ इट मीन्स दैट द क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स इन द अबव एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -L+1 थीटा, हेंस वी गेट, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखो ये कहना चाह रहा है कि 2 इक्वेशन कंसीडर करो यहाँ पे, अब है ना, आपकी ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए ये है, और इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है। तो इस पूरी वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हमें मिली हुई थी, करेक्ट। अब इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी देखो, 1/sin थीटा 1/sin थीटा,
डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ये वाला पूरा टर्म मिल जाएगा, यानी ये वाला टर्म आपको यहाँ मिल रहा है और माइनस का ml आपको यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों को अगर इस इक्वेशन में 2 में एक साइड रहने देते हैं तो दूसरे साइड में हमें क्या मिलेगा, एल एल प्लस वन मिलेगा, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, एल एल प्लस वन से। अगर इस इक्वेशन से हम एल एल प्लस वन की वैल्यू निकाले तो जो ब्रैकेट में टर्म दिया हुआ है वही हमें मिलेगा। तो वापस इक्वेशन वन को रीराइट करेंगे तो रीराइट करने से क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगा और माइनस का एल एल प्लस वन थीटा हमें मिल जाएगा। मतलब सेकंड इक्वेशन से एल एल प्लस वन की वैल्यू निकालनी है और ऊपर वाले ब्रैकेट में पुट कर देनी है। तो हमें यहाँ पर ये चीज मिल चुकी है। ओके, अगेन यहाँ पे आर थीटा और फाइव को एक साथ लिख लेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आर थीटा वाई जो है वो क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। सो अगेन हमें क्या मिल चुकी है, आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल चुकी है। और आइगन वैल्यू इक्वेशन में आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाएगा, ये ऑपरेटर है, तो रिमेनिंग वैल्यू जो है दैट विल बी द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर एल स्क्वायर। सो हमें आइगन वैल्यू मिल जाती है ये। Okay, so this is the expression for quantized value of the square of the angular momentum of one electron atom. One electron atom के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। Okay, so that is the one topic. Now parity of eigen function, determination of selection rule. ये देखो parity क्या होता है हमारे पास, द पैरिटी ऑफ आइगन फंक्शन, ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि डिफाइन पैरिटी, व्हाट इज पैरिटी। सो आपको डेफिनेशन क्या लिखना है, द पैरिटी ऑफ आइगन फंक्शन इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द आइगन फंक्शन व्हेन इट इज इन्वर्टेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी कि किसी वेव फंक्शन जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है अगर उनको इन्वर्ट कर दिया जाए, इन्वर्ट का मतलब x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, y को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से, z को रिप्लेस कर दो माइनस जेड से, तो वेव फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है, वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिफाइन होती है, पैरिटी से डिफाइन होती है। ठीक है, सो द आइगन फंक्शन विच सेटिस्फाई द रिलेशन, अगर साई को जो हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से और वापस हमें साई ही मिल जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी पैरिटी इवन पैरिटी है, जो कि सेम क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ रखा है। और अगर माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड से रिप्लेस करने पर हमें वापस वो का वही वेव फंक्शन मिल जाता है बट विद नेगेटिव साइन, तो हम क्या कहेंगे, वेव फंक्शन जो है वो ऑड पैरिटी का है। Okay, the parity of an eigen function can also be described in terms of its eigen value. Let us consider, okay, हमारे पास यहाँ पर एक ऑपरेटर दिया हुआ है, हाँ पैरिटी का भी ऑपरेटर होता है, तो पैरिटी का ऑपरेटर कैसे करेंगे, मान लीजिए पैरिटी के ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी ऑपरेटर साइन से। ओके, और अगर आइगन वैल्यू उसकी एप्सिलॉन है तो जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेटर है वो वेव फंक्शन पे लगाने से आइगन वैल्यू और साथ में वापस वो वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा, यानी ये आइगन वैल्यू इक्वेशन मिलेगी। अगर हम वापस इसी के ऊपर दोबारा p ऑपरेट कर दिया जाए तो यहाँ पर ऑपरेटर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा और आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारे पास डबल हो जाएगी। करेक्ट, बाय डेफिनेशन टू ऑपरेशन बाय p रीस्टोर द फंक्शन बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बाय डेफिनेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास इवन प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है, अगर वो इवन पैरिटी का है तो भी उस पे अगर एक बार पैरिटी लगाओगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा, दो बार लगाओगे तो भी हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन वापस मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो प्लस वन ही रहेगी। और अगर वो माइनस भी होता है तो हमने एक बार लगाया तो हमें क्या मिला, माइनस साइन मिल जाएगा, फिर अगर हम दोबारा लगाएंगे तो माइनस ऑफ माइनस साइन मिलेगा, यानी वापस हमें क्या मिल गया, प्लस साइन मिल गया। तो चाहे हम दो बार, जब भी हम दो बार ऑपरेटर लगाएंगे तो चाहे वो इवन फंक्शन हो चाहे वो ऑड फंक्शन हो, हमें वापस क्या मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में हमें प्लस का साइन मिल रहा है। इवन पैरिटी वाला फंक्शन भी लेके मैंने देख लिया, ऑड पैरिटी वाला फंक्शन भी मैंने लेके देख लिया, हमें वापस क्या मिल रहा है, सिंपली साई मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से अगर साई फंक्शन को हटा दिया जाए तो पैरिटी ऑपरेटर के स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है हमारे पास, अगर यहाँ से इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए तो एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज हमें मिल रही है यहाँ से वो 1 मिल रही है और इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर हमारे पास कितना हुआ, प्लस माइनस 1 हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस 1 वाला है वो इवन पैरिटी के करस्पॉन्डिंग होगा और माइनस 1 वाला जो है वो ऑड पैरिटी के करस्पॉन्डिंग होगा। Okay, a system having an eigen function of even parity is said to be in state of even parity, while that having an eigen function of odd parity is said to be in state of odd parity, which is well understood. Now, we can characterize the different states of the system by their parity. Let us consider the eigen function of one electron atom. अब हम कंसीडर करते हैं eigen function किसके लिए, हमारा जो मेन सिस्टम है which is one electron atom यानी कि हाइड्रोजन एटम। ओके, these eigen function are described in spherical polar coordinates। हाइड्रोजन एटम के हमने वेव फंक्शन
प्रीवियस लेक्चर में देखे थे आर थीटा फाई के टर्म में आ रहे थे, ठीक है। और अगर कार्टेशियन में देखते हैं तो किस में आएंगे, एक्स वाई जेड में आएंगे, और स्फेरिकल में देख तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर थीटा फाई में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर उसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हो, एक साइड में आपके पास क्या बना हुआ है वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है उसमें एक्स वाई जेड होता है, और कौन कौन सी वैल्यू होती है आपको पता है, ये डिस्टेंस आर होती है, ये एंगल थीटा होता है, और ये एंगल आपके पास फाई होता है। जब अपन x को रिप्लेस करते हैं -y से, y को रिप्लेस करते हैं सॉरी x को रिप्लेस करते हैं -x से, y को रिप्लेस करते हैं -y से, और z को रिप्लेस करते हैं -z से, तो इनके करस्पॉन्डिंग r थीटा और फाई में इनमें जो चेंजेस होते हैं वो आपको याद रखने हैं कि आर थीटा फाई जो है वो किससे चेंज होते हैं, आर होता है सिंपली आर से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि स्फेयर के अंदर रेडियस जो है वो 3D में पूरी डायरेक्शन में सेम ही होती है, तो आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर एज इट इज रहेगा। जो एंगल थीटा है वो इन्वर्ट कर देंगे, तो वो थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0 से पाई होती है, 0 से पाई होगी, तो अगर कोई टाइम पे थीटा की वैल्यू आप जो भी लेंगे, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी एंगल लेंगे, ए लेंगे, तो जो वैल्यू अगर इन्वर्ट करेंगे तो वो पाई में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 0 से लेकर पाई तक जाती है। तो अगर आप 0 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो 0 से लेके आप कहाँ तक पहुंचेंगे, पाई तक पहुंचेंगे, अगर उल्टा उतरना है तो आप कहाँ जाएंगे, पाई से नीचे आएंगे। इसलिए जो भी थीटा की वैल्यू होगी अगर उसको इंटरचेंज करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई माइनस थीटा हो जाएगी। लेकिन जो फाई की वैल्यू है जब उसको चेंज करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, पाई प्लस फाई हो जाएगी, और वो यहाँ पे डायग्राम में डिपिक्ट किया हुआ है आपके पास में, ठीक है। क्योंकि फाई की वैल्यू आपके पास ये है, तो अगर इन्वर्ट करके उसको मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई प्लस फाई हो जाएगा। चलिए, ये 3D में अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये गूगल में देख लेना कि जब एक्स वाई जेड को इन्वर्ट करते हैं तो जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। नाउ वन इलेक्ट्रॉन एंगुलर आइगन फंक्शंस शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका केवल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहते हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको नहीं लिख के आना है, एग्जाम में बस आपको ये लिख के आना है, द पेरिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम आइगन फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय -1 रेज टू पावर l, -1 की पावर l। एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बस ये पूछा जा सकता है कि पैरिटी जो है वो कैसे डिसाइड होती है। तो जो ऊपर मैंने अभी शो किया उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, -1 रेज टू पावर l आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर पैरिटी हो जाएगी। बाकी ये जो टर्म है इट इज ऑफ नो यूज, ये हमारे पास कोई काम का नहीं है, ये भी हमारे पास किसी काम का नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, ओके। ये चीज भी हमारे पास कोई काम की नहीं है, ओके। सिलेक्शन रूल जो है बस वो देख लीजिए कि सिंस द पैरिटीज आर डिटरमाइंड बाय -1 रेज़ टू पावर l, द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा l इज इक्वल टू 0 +-2 +-4 आर नॉट अलाउड बिकॉज इन दीज केसेस द पैरिटी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल आइगन फंक्शन वुड बी सेम। अगर हमारे पास ये कह रहा है कि ट्रांजिशन वही पॉसिबल होंगे जिसमें पैरिटी मस्ट चेंज, तो एक सिलेक्शन रूल बना दिया है कि जो आइगन फंक्शन होगा वो एक्सेप्टेबल होगा और ट्रांजिशन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा अगर पैरिटी चेंज हुई तो अगर पैरिटी चेंज करनी है तो -1 की पावर l होना चाहिए, तो l में अगर l+1 कर देते हो, फॉर एग्जांपल l की वैल्यू 0 है, 0 से अगर 1 में ट्रांजिशन होता है तो -1 की पावर 0, यानी पहले पैरिटी कितनी थी आपके पास में, 1 थी, किसी की पावर 0 1 ही होता है, और दूसरे में -1 की पावर 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, तो 1 से लेके -1 में जाने से पैरिटी में चेंज हुआ है, तो ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउड होगा। लेकिन अगर ये कह रहा है डेल्टा एल में आपके पास +2 से चेंज हुआ, यानी कि इनिशियली मान लीजिए -1 की पावर 0 था, l इक्वल टू 0 था, और बाद में ट्रांजिशन 0 से लेके 2 में हो गया, -1 की पावर 2 हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, +1 मिलेगी, तो पैरिटी की वैल्यू इनिशियल भी कितनी रही, 1 रही, और फाइनल भी कितनी 1 रही, तो पैरिटी चेंज नहीं हुई, तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो +-2 के साथ में भी यही होगा, +-4 के साथ में भी होगा, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि इन केसेस में पैरिटी जो है वो इनिशियल और फाइनल आइगन फंक्शन की सेम हो रही है, तो अलाउड ट्रांजिशन आपके पास कितने होंगे, ऑड नंबर वाले होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल है आपके पास आइगन फंक्शन के लिए ट्रांजिशन का। सिमिलरली एक सिलेक्शन रूल और होता है, डेल्टा एम एल जो है उसकी वैल्यू 0 +-1 होगी, और दिस अलाउज द ट्रांजिशन प्लस, हाँ
एक सिलेक्शन रूल और होता है कि डेल्टा एम एल की वैल्यू जो है वो केवल 0 और +-1 हो सकती है बस। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एल की वैल्यू जो थी वो आपके पास +-1 थी और +-3 थी और +-5 थी। लेकिन जब डेल्टा एल की वैल्यू आप +-3 रखोगे तो आप जानते हो कि एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, +3 से -3 तक जाएगी। जबकि एम एल की जो वैल्यू है वो केवल कितने से चेंज हो सकती है, +-1 से ही चेंज हो सकती है। और एम एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम -L से +L तक ही जाती है, उसके अलावा चेंज नहीं होती है। सो एम एल की वैल्यू क्योंकि +-3 नहीं हो सकती है, +-5 नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला भी सिलेक्शन रूल में से एलिमिनेट करने पड़ेगा और ये वाला भी सिलेक्शन रूल में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बचा सिर्फ कितना, +-1। तो डेल्टा एल की वैल्यू जो है सिलेक्शन रूल में वो कितनी रहेगी, सिर्फ +-1 रहेगी। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सिलेक्शन रूल्स पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए। तो आप ये वाला जो अपन ने पढ़ा है अभी, ये वाला सिलेक्शन रूल लिख सकते हैं पैरिटी के साथ वाला, ठीक है, कि एक पैरिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, पैरिटी आपके पास चेंज होनी चाहिए। पैरिटी चेंज होने के साथ साथ डेल्टा एल पे ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, लेकिन डेल्टा एम एल के साथ भी जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन रूल पे हम ये आएंगे। तो ये इसका जो डेरिवेशन है बेसिकली ये अपन कैसे पहुंचे, शुरुआत अपन ने पैरिटी से की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरिटी एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन रूल, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास बस इतना ही सिलेक्शन रूल के अंदर अपन को करना है। नाउ ये अगेन क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास में, जो कि आई थिंक ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो डायरेक्टली उसमें नहीं है। बट मैं आपको फिर भी एक बार शो कर देती हूँ सो दैट अगर आप पढ़ के जाना चाहते हो तो आप पढ़ के जा सकते हो। सो हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम जो हमने अभी पढ़ा है इसमें, उसमें इस तरह से आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंश्योर दैट द मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ये पूछा गया है, आर की वैल्यू 3a0/2 होती है, तो इस क्वेश्चन को याद कर ही लेना, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, ये भी पूछा गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये आया हुआ बियर, ये हमें भी पूछा गया है। सो ये आप देख लेना कि ग्राउंड स्टेट जो होगी वो 1s होगी, 1s के लिए n=1 होता है, l=0 होता है और ml=b 0 होता है, साई हमारे पास ये होता है। ओके, और फाई हमारे पास ये होता ही है, थीटा भी जानना और r10 को याद रख लेना। ठीक है, r10 को, ये आपके पास हाइड्रोजन एटम का, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन वेव फंक्शन का डेरिवेशन किया हुआ है तो वहां से आपको रेडियल फंक्शन मिल जाएगा। सो हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखना डेरिवेशन ग्राउंड स्टेट का, साई 1s या साई 10 जो होता है वो आपके पास ये होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मोड ऑफ साई स्क्वायर करना है, ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखना आप। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट आ जाने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो जाएगी, पढ़ा रखा है आपको ये वाली चीज भी। तो पी आर डी आर कितना हो जाएगा, साई स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू रखनी है आपको, और वो वैल्यू रखने के बाद आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे और पी आर डी आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब हमें अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ध्यान रखना किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो dp/dr जो है आपके पास यहाँ से p दिया हुआ है, तो dp/dr जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, यानी dr से dr एक बार कैंसिल आउट कर लो, अब dp/dr करो, तो इस फंक्शन का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करके सॉल्व करना है ना, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/a0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a0। तो हमारे पास जो बोर रेडियस है वही आ गई है हमारे पास, तो हेंस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट द लोकेशन प्रेडिक्टेड बाय बोर थ्योरी। ठीक है, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, show that the most probable value of the r of the electron from the nucleus is the Bohr radius a0, ये तो हमने कर दिया। दूसरा पूछ रहा है कि एवरेज वैल्यू जो आर की आती है वो 3a0/2 आती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है। तो आपने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो निकाल ली है, अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, 0 से इन्फिनिटी, और आर की एवरेज निकालनी तो आर आ जाएगा, पी आर की वैल्यू अभी अभी आप अपन ने ऊपर निकाली है तो वो आपको मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो है वो है गशियन इंटीग्रेशन।
और ये गशियन इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में बीएससी पार्ट 3 के अंदर करवा रखे हैं, इवन आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी शायद करवा रखे होंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करोगे। वैसे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ नहीं रही है, क्योंकि हाँ पड़ेगी, सॉरी क्योंकि आर है और आर क्यूब है। तो आपको गशियन इंटीग्रल गूगल पे सर्च करना है, एक टेबल आ जाएगी आपके पास में, उस टेबल को आपको फॉलो करना है, इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे तो यू विल गेट 3/2 a नॉट। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये चीज हमारे किसी काम की नहीं है। नाउ ये वाला भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। Consider two hypothetical shells centered at the nucleus for hydrogen atom R and R plus Dr. What is the probability that the electron will lie between these shells? बस यही अपन को करना है। और हमें कहा जा रहा है assume the wave function। इस बार आपको wave function दे रखा है कि यही आपको assume करना है। So वॉल्यूम, दोनों spherical shell के बीच का वॉल्यूम हमारे पास dv होता है, करेक्ट। PR हमें पता है साई स्क्वायर dv होता है, वैल्यू पुट करी। और एवरेज प्रोबेबिलिटी हमेशा ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर थीटा का या फिर साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो हमेशा कितना होता है, 1/2 होता है। तो बस हमारे पास इसका एवरेज रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू, और अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। कंप्यूट द नंबर ऑफ डीजनरेट आइगन फंक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, ये हमें करना है। सो हमारे पास मान लीजिए कोई क्वांटम नंबर है n, उसके पॉसिबल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l है, तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है, जो कि हमें पता है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके +-l तक जाती है। तो टोटल किसकी की वैल्यू कितनी होती है, 12+1 होती है, जो कि हमने 9th-10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ठीक है। तो डीजनरेसी कितनी निकलेगी, डीजनरेसी हमारे पास निकलेगी 12+1 निकलना है, और एल की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है सारी की सारी। तो एल की वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी, कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। तो सबसे पहले एल की वैल्यू 0 पुट करो, जब एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 × 0 + 1 कितना होता है, 1। फिर एल की जगह 1 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 कितना होता है, 3। तो 1 + 3 + 5, ओके। यहाँ पर टोटल एन टर्म्स के लिए आपके पास ये चला जाएगा। और ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, जिसका फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ सीरीज जानते हैं आप एपी में, गूगल सर्च कर लेना फॉर्मूला और वैल्यू पुट करके देख लेना, आपके पास ये आ जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म ये है, और टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है, n है, ओके। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 और डिफरेंस, यही होता है। तो यहाँ पे आपके पास n/2 तो जो है एज इट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, तो n/2 आ जाएगा। 2a, a आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दी, प्लस n-1 और डिफरेंस, तो n-1 आ जाएगा, और डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। सॉल्व करोगे n² आ जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपके पास क्या है, शो दैट ऑल द आइगन फंक्शंस व्हिच आर सॉल्यूशंस टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस हैविंग स्फेरिकली सिमेट्रिकल पोटेंशियल हैव डेफिनेट पैरिटीज आइदर इवन और ऑड। हमें बताना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन के जितने भी टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी सारी की या तो इवन पैरिटी होगी या फिर ऑड पैरिटी होगी। पूछा तो नहीं गया है, लेकिन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये वाली थी, ओके। अब हम यहाँ पे साई को रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इसको ही रीअरेंज करके रखा है, तो इसको रीअरेंज करेंगे हमें ये मिल जाएगा। हमें पता है कि ऑन चेंजिंग द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट v डज नॉट चेंज, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, k q1 q2 अपॉन r होती है। और हमने देखा था k q1 q2 और r का केवल मैग्नीट्यूड होता है x² + y² + z²। तो आप x को -x से रखोगे, y को -y से रखोगे, z को -z से रखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए v जो है पैरिटी चेंज होने पर आपके पास v ही रहेगा। तो इस v को तो अपन ने एज इट इज रख दिया, ये वेव फंक्शन भी एज इट इज है, साई की जगह ये आ गया और साई की जगह ये आ गया। नाउ the both eigenfunctions psi xyz and psi -x -y -z satisfy the differential equation hence it must be true। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है हमें psi के xyz के लिए भी यही मिली है और -x के लिए भी यही मिली है, क्योंकि ऑपरेटर चेंज हुआ ही नहीं है, ये ऑपरेटर चेंज हुआ ही नहीं है, तो दोनों इक्वेशंस क्या है, वैलिड है। इसलिए हमें आइदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी दोनों के लिए हमारे पास पॉसिबल होगा। और वही चीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लास्ट टू इक्वेशन, हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये पहले वाले को करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, सेकंड वाले को करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, सेम आइगन वैल्यू होगी क्योंकि ऑपरेटर आपके पास बिल्कुल सेम है, वेव फंक्शन आपके पास बिल्कुल सेम है, आइगन वैल्यू आपके पास बिल्कुल सेम है। तो k² = 1 आ जाएगा, k = +-1 आ जाएगा, और बस यही अपन को प्रूव करना था। डिटरमाइन द पैरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम n एंड o, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरिटी निकालने का एक क्वेश्चन है जो आपके पास आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास पैरिटी जो है वो हमें पता है कितनी होती है, -1 की पावर l होती है। नाउ अ गिवन स्टेट ऑफ द एटम इज ऑफ इवन पैरिटी इफ द सम ऑफ l वैल्यूज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इवन। क्योंकि अगर ये टर्म इवन है
अगर इवन है तो -1 की पावर इवन हुआ तो आपके पास +1 आ जाएगा और पैरिटी कौन सी हो जाएगी, इवन। तो हमें बस एल चेक करना है, ठीक है। पर यहाँ एल की बहुत सारी वैल्यूज है, तो जब एल की वैल्यूज बहुत सारी होती है तो हमें क्या करना होता है, सबका समेशन लेना होता है। तो अगर ये समेशन एल इवन आता है तो पैरिटी इवन है, अगर ये समेशन एल ऑड आता है तो पैरिटी ऑड है। तो सबसे पहले हम एन के लिए देखते हैं, उसका z=7 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। अब हमें तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। l=0 क्योंकि यहाँ पर पहला क्या है, s है, दूसरा क्या है, s है और तीसरा क्या है, p है। तो s इलेक्ट्रॉन के लिए l=0 होता है और p इलेक्ट्रॉन के लिए l=1 होता है। समेशन l कितना आ जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि देखो s के लिए l=0 प्लस इस दूसरे वाले s के लिए भी कितना हो जाएगा, 0 प्लस इस आपके पास में यहाँ पर p के लिए यहाँ पर ओके हमें हर इलेक्ट्रॉन की पैरिटी लेनी पड़ेगी, सॉरी हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो पैरिटी लेनी पड़ेगी। तो s के लिए आपके पास 0 आ जाएगा, दूसरे s के लिए भी आपके पास 0 आ जाएगा, बट p के लिए आपके पास पैरिटी कितनी होती है, 1 होती है। सॉरी l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बट इस p में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितना है, 3 है। तो तीनों के लिए इस एक के लिए 1 आ जाएगा क्योंकि वो भी p में है, दूसरे के लिए 1 आ जाएगा, तीसरे के लिए भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए याद रखना यहाँ पर जो पैरिटी आई है 1s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी पैरिटी 0 आई है, 2s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी पैरिटी भी 0 आई है, p में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी तीनों की पैरिटी कितनी है, 1 1 1 है और वो ऐड करने से हमारे पास आ गया। तो क्योंकि ये हमें ऑड नंबर मिला है तो नाइट्रोजन की जो पैरिटी है ग्राउंड स्टेट में वो क्या रहेगी, ऑड रहेगी। और अब हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। सो ऑक्सीजन के लिए z=8 होता है, तो इसकी पैरिटी 0 आएगी, इसकी पैरिटी 0 आएगी। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा और वो कितना आ जाएगा, इवन पैरिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।